योगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश जुड़ गए। योगेश, क्योंकि बजट आ गया है, अब बजट घूम रहा है 4-5 चीजों के इर्द गिर्द। पहला तो ये कि चलिए स्लैब में परिवर्तन कर दिया गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। दूसरा, चंद चीजें सस्ती हो गई, चंद चीजें महंगी हो गई। लेकिन एक व्यापक विश्लेषण अगर इस बजट का किया जाए, बेहद खास पैनल आपके साथ मौजूद है, जरा उनके साथ बजट को डिकोड कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात विजेंद्र की पूरा बजट कई समावेशी विकास को लेकर चर्चाओं में है और अलग अलग सेक्टर की तरफ ध्यान रखा गया है। जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने छेड़ रखा था देश भर में महंगाई को लेकर, और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी उसमें भी महंगाई बड़े स्तर पर इस मुद्दे को कांग्रेस से उठाया था, चाहे संसद हो या संसद के बाहर। यही कारण है कि टैक्स स्लैब केंद्र की सरकार को घटाने पड़े हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात की महंगाई को लेकर और क्या उपाय किए गए हैं, इसके जरिए खासतौर पर हम नज़र डालें तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्य दूसरे बड़े क्षेत्र हों, चाहे सड़क परिवहन हो, इन सब के अंदर आने वाले समय में बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। और डिजिटल शिक्षा की जो बात की है, हर वार्ड और पंचायत तक डिजिटल शिक्षा होगी जिससे साक्षरता की दर बढ़े और बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो। इस पर बड़ा ध्यान केंद्र की सरकार ने दिया है। रेलवे के लिए कहा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा जो मद है वो रेलवे में खर्च किया जाएगा। यूँ कह सकते हैं कि रेलवे को सर्वाधिक पैसा आवंटित किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में बड़ी योजनाओं पर फोकस किया गया है जिसके जरिए सामरिक ताकत देश की बढ़े और देश सामरिक शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर अगवा कहा जाए। हमारे साथ बेहद विशेष पैनल, क्योंकि लगातार फर्स्ट इंडिया आपको रूबरू करा रहा है हर उस बात से जो बजट के ब्रह्मास्त्र से जुड़ी हुई है। हमारे साथ है निर्मल तिवारी, जो कि आप जानते ही हैं काफ़ी गुणी रिपोर्टर कहे जाते हैं, वरिष्ठ संवाददाता है, हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ भी है। विकास शर्मा है जो मेडिकल और हेल्थ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है ऐश्वर्य प्रधान, जिनको आप देखते रहते हैं चैनल्स पे पॉलिटिकल कवरेज के लिए। आज बजट पर विशेष बात रखेंगे। हमारे साथ है काशी राम चौधरी, जो कि रेलवे की बीट भी देखते हैं, और नरेश शर्मा मुख्यमंत्री की बीट से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता है और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अभिषेक श्रीवास्तव, जिनको हाउसिंग सेक्टर और अर्बन सेक्टर की बड़ी व्यापक नॉलेज है। सबसे पहले हम निर्मल तिवारी जी के पास चलते हैं। निर्मल जी, किस तरह से इस बजट को एक वृहद स्तर पर देखते हैं? क्या लगता है ये बजट न केवल देश के लिए बल्कि राजस्थान के लिए क्या खास रहने वाला है? देखिए योगेश, सबसे अगर खास बात इस बजट की है तो ये है कि क्योंकि बजट का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता, बजट का मतलब होता है बैलेंस करना, समतुल्य रखना सारी चीज़ों को कि किस सेक्टर का कौन सा थर्ड सेक्टर है जिसको उस बात की ज़रूरत है। इस बजट का फोकस रहा है डिजिटल इंडिया पर, इस बजट का फोकस रहा है सक्षम और समर्थ भारत के ऊपर। उसका सीधा तौर यह है कि एक किस तरह से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से नए स्टार्टअप्स को हम ला सकते हैं। और एक आम जनता की तो मांग ये थी कि टैक्स स्लैब में उसको छूट दी जाए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जो सामान जो वस्तुएं सस्ती की गई हैं उसमें मोबाइल, यानी डिजिटल भारत की हम जो परिकल्पना करते हैं, डिजिटल करेंसी की हम जो बात करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी था कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह के जो उपकरण उनको सस्ता किया जाए। तो उस दिशा पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, उन्होंने कहा था फॉसिल्स फ्री हम ईंधन लेके आना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का कोई ना कोई विकल्प निकले ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली भारत की हम परिकल्पना को साकार कर सकें। तो उन्होंने पिछली बार फॉसिल्स फ्री ईंधन की बात की थी और इस बार उन्होंने क्या करा, जितने भी जो बैटरी जनित वाहन है, एक तो बैटरियों की कीमत सस्ती कर दी है, जितने ई व्हीकल्स हैं उनको भी सब्सिडाइज किया, उनको भी छूट देने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर इससे एक डिजिटल भारत की बात करें, एनवायरमेंट एंड फ्रेंडली भारत की बात करें, वो सपना साकार हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी और आपको मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि जो टैक्स स्लैब था उसको योगेश उन्होंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि एक नए स्लैब तैयार किए, आम जनता को उससे राहत मिले। पहले जो टैक्स स्लैब था, हम सीधे तौर पर अगर पुराने टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो पुराने टैक्स स्लैब के अंदर there was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. Dr. Tharoor, on a scale of 1 to 10, how much are you... रिएक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि अब संसद से एक के बाद एक तमाम सांसद यहां से निकल रहे हैं और रिएक्शंस भी दे रहे हैं। लगातार हमारा जो पैनल है वो योगेश जी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से ये बजट का विश्लेषण क्या कुछ कहता है। योगेश जी, ओवर टू यू। पहला मौका होगा जब भारत अध्यक्षता करेगा, क्या लगता है?
को केंद्र में रखे बिल्कुल भी आया है। मैं आपसे इसी तरह के सवाल की अपेक्षा कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। G20 देखिए, दुनिया के ऐसे 20 सबसे बड़े कंट्री हैं जो पूरे दुनिया की 85% इकोनॉमी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, तो जिसमें भारत भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका तमाम है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना, जो कि 1 दिसंबर से भारत को उसकी अध्यक्षता मिल गई। इंडोनेशिया से हमने जिस तरह से उसका प्रेसिडेंसी लिया, तो निश्चित तौर पर पहले उदयपुर में उसकी बैठक हुई, और देखिए इत्तेफाक, देखिए आज बजट आया सेंटर का, आज आम बजट है, और कल जोधपुर के अंदर उनके डेलीगेट्स की बैठक शुरू होने वाली है। इस बजट में वो सब रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो G20 देश के जो तमाम जो देशों के जो समूह हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है। क्योंकि किसी तरह से हमको बड़े जो जितने भी जो विकसित देश हैं, जो विकासशील, जो विकसित की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट रखना। क्योंकि कहीं भी अगर प्राकृतिक आपदा की बात करें, किसी युद्ध की बात करें, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध चल रहा है, तो उससे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें एकदम से आसमान छूने लगी। तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य में ऐसा ना हो, और किसी भी आपदा की स्थिति में, चाहे वो मानव जनित हो चाहे प्राकृतिक, उस आपदा की ये बातचीत पूरी कीजिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का क्या फोकस रहा, क्या मूल मंत्र था बजट के अंदर, क्या भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार का एजेंडा था। हम ईश्वर प्रधान से बात करेंगे, जो लगातार बीजेपी को लंबे समय से देख रहे हैं, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। क्या लगता है इस बजट में उस मैथोडोलॉजी जो भारतीय जनता पार्टी की है उसको छुआ गया? क्योंकि अगले साल लोकसभा का वो चुनाव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे दमखम के साथ उतरना है, और नरेंद्र मोदी वो बड़ा फेस है जो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। देखिए, अगर पॉलिटिकली इस पूरे बजट पर हम जिक्र करते हैं तो जो राज्य, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों को भी फोकस किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे तमाम राज्यों को, लेकिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों को जरूर फोकस किया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माइक्रो इंडस्ट्रीज है उसको फोकस किया गया है। आपने लगातार देखा है, ये चीज देखिए कि विचार परिवार है जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। वो जानता है कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और लगातार पिछले दिनों से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घर का जो उत्पादन है, मेड इन इंडिया है, उसको बढ़ावा दें। उस लिहाज से देखो, महिलाओं को फोकस इसलिए किया गया है कि लगातार बीजेपी के तमाम लीडर्स जहां कहीं भी दौरे पर जाते हैं, महिलाओं और बुजुर्गों की बात करते हैं। महिलाओं और युवाओं को लेकर विशेष तौर पर बजट के अंदर कई ऐसे कहा जा सकता है योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं। महिलाओं के लिए बचत स्कीम लाई गई है जिनमें उन्हें 2 लाख तक पे 7.5% का ब्याज मिलेगा। और बुजुर्ग जो लोग हैं उन्हें भी जो उनके अकाउंट में सेविंग होती थी, अब वो बड़ी सेविंग्स के लिहाज से भी उन्हें राहत दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर युवाओं को भी खास तौर पर फोकस किया गया है। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यदि हम कृषि के क्षेत्र में देखें, यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो उस चीज को फोकस किया गया है। जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी कह रहे थे कि यहां पर डिजिटल भारत को फोकस हमेशा किया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात जहां तक आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात भी यहां पर की गई है। लेकिन मैं वापस यहां पर आऊंगा कि अब सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का इस बजट को लेकर यह रहेगा कि आज से ही आप देखिएगा कि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लीडर्स हैं, वो पूरे भारतवर्ष में घूमना शुरू कर देंगे। यही नरेंद्र मोदी की यूएसपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोकस करते हुए इस पूरे बजट की खूबियों को आम जन के बीच में पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर देगी। और बीजेपी का यह फोकस रहेगा कि कैसे भी करके आम जन को यह बताने की कोशिश की जाए कि इस बजट में उनका ध्यान रखा गया है। एक बात आती है एससी एसटी की। योगेश, आप लगातार देखते हैं एससी एसटी पर विशेष सामाजिक सरोकार की, हाँ, विशेष तौर पर फोकस किया जाता है। और पिछले दिनों देखा होगा कि बीजेपी संगठन में कोई भी पोस्ट दी जाती है तो मंडल की पूरी टीम बनती है, तो उसमें एससी के पदाधिकारी को लिया जाना बेहद जरूरी होता है। एक बैलेंसिंग होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी योजनाएं दी गई है। यहाँ पर फोकस सभी को किया गया है। लेकिन अगर आप रेलवे पे मैं आऊंगा, अश्विनी वैष्णव राजस्थान से। अश्विनी, मैं पॉलिटिकली पूरे डेप्थ में काशीराम समझाएंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव जो कहते आए थे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सब कुछ देंगे जो अब तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर रेलवे को जो बजट मिला है, एक ऐतिहासिक बजट रेलवे को दिया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर पूरा भारत टिका हुआ है। पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी रीढ़ है तो ट्रांसपोर्टेशन है। और पॉलिटिकली वापस से अगर आते हैं दूसरी पार्टियों के लिए, तो यहाँ पर दूसरी पार्टी
पार्टियां लगातार आक्रामक रहेंगी, हिंडनबर्ग का जिक्र करेंगी, कई तरीके की बातें कही जाएंगी, लेकिन ये उस लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इनकी टीम आज से ही जुट जाएगी। आप देखना 1:30 बजे सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी बीजेपी मुख्यालय में। उसके अलावा गुलाबचंद कटारिया हैं, विधानसभा में बोलना शुरू कर देंगे। वसुंधरा राजे हैं, वो 13 नंबर से बोलना शुरू करेंगी। राजस्थान के तमाम लीडर्स बोलना शुरू कर देंगे, प्रमुख लीडर, तो उसके बाद जिलों के लीडर बोलेंगे। तो हम बात करें, हमारे साथ नरेश शर्मा भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये बजट अलग तरह का बजट है। इस बजट के जरिए राजस्थान को क्या मिला, ये भी एक सोचनीय बात होगी। एक बड़ा मुद्दा IRCP का, ईस्टर्न जो कहा जा सकता है राजस्थान का क्षेत्र, 13 जिले जो पानी की मांग को लेकर तरस रहे हैं, सिंचाई हो चाहे पेयजल को लेकर, एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट ईस्टर्न राजस्थान में। नरेंद्र मोदी के वादे की भी बात की जाती है। ERCP जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे, अपनी सरकार में भी उन्होंने संकल्प पारित किया। क्या कुछ लगता है कि इस दिशा में कोई बजट में कहीं कुछ ऐसी बात नजर आई हो जो राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वो यहीं से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की माटी के हैं। योगेश, देखिए, सभी को इंतजार था कि क्या कुछ इस तरह की बातें आती हैं, क्या ERCP शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं सुनने को मिला। लेकिन महत्वपूर्ण अगर हम बात करें इस पूरे बजट की, तो अभी जो ऐश्वर्या ने एक बात कही थी कि जो विभिन्न राज्यों में चुनाव होने हैं उसका मुद्दा, तो एक बात जोड़ के मैं आपको कहता हूं कि जब आज वित्त मंत्री बजट पढ़ने आई थी तो संबलपुरी साड़ी पहन के आई थी, लाल रंग की, और लाल रंग का टैब उनके हाथ में था। तो शक्ति का प्रतीक होता है, जीत का और शक्ति का प्रतीक। तो कहीं न कहीं जीत उनके जहन में है, और इसी कारण से जो सबसे बड़ा इश्यू था टैक्स का, तो इसको टैक्स पर अगर बजट कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे बजट में लोग सिर्फ टैक्स को देख रहे हैं, और अब बाजी राजस्थान की जो आपने कही है कि राजस्थान में क्या होगा, अब बाजी राजस्थान के हाथ में है। 10 दिन बाद में यहाँ पे बजट पेश होने वाला है, तो जो खुशी जो टैक्स को लेके जो यहाँ के लोग मनाएंगे कि टैक्स में क्या छूट है, तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत उसकी अब तैयारी करने लग गए हैं कि जो केंद्र का बजट है उसको किस तरह से लोगों के जहन से हटा के और राजस्थान के बजट को किस तरह से पेश किया जाए, क्योंकि चुनावी साल है ये राजस्थान का। तो ऐसे में तमाम चीज़ें होगी, और चूँकि ERCP की जो आपने बात की थी वो केंद्र के बजट में वो शब्द नहीं सुनने को मिला, लेकिन लगता है कि राजस्थान के बजट में उसको लेके राजनीति भी होगी, उसको लेके घोषणा भी होगी, उसको लेके चर्चा भी होगी। और जिस तरह बात अभी ऐश्वर्या ने की कि भाजपा के जो नेता है वो इस बजट की खासियत बताने के लिए अभी जुट जाएंगे, तो इस बात का भी इंतजार रहेगा कि कांग्रेस के नेता इस बजट का विश्लेषण किस तरह से करते हैं। चलिए, हमारे साथ विकास के पास हम चलते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक बड़ा सेक्टर जिसको लेकर केंद्र की सरकार ने इस बजट में बहुत काम किया। सबसे बड़ी बात, नई नौकरियां सर्वाधिक अगर किसी क्षेत्र में मिलने जा रही हैं तो हेल्थ के सेक्टर में राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसकी पूरे देश भर में धूम है और जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत सरकार अपने आप में पूरे देश भर में चर्चा में है। विकास, क्या लगता है, हेल्थ सेक्टर में बड़ी नौकरियों की घोषणाएं हुई है, तकरीबन बता रहे हैं कि 75,000 से अधिक युवाओं को नौकरियां मिलेगी, और भी बहुत कुछ होगा, निचले स्तर तक, ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। देखिए, अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का शुरुआत से ही इस बात पे फोकस है कि मेडिकल को एक हब के रूप में प्रसिद्ध किया जाए। साथ में दूसरी बात की कि मेडिकल एजुकेशन में फोकस किया जाए। हमेशा अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो ये देखा जाता है कि एक्सपर्टाइजेशन जो है वो नहीं था। तो मोदी सरकार का पिछले दिनों में ये फोकस था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले, वो एक बड़ा फोकस था, वो क्रियान्वयन धरातल पर कर चुके हैं। उसके बाद में आज अगर बात करें इस बजट की, तो इस बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनसे अटैच नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जो कि पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, पैरामेडिकल स्टाफ का जो गैप है उस गैप को पूरा किया। फार्मा सेक्टर में भी बड़ी घोषणाएं बता रहे हैं। 157 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर अटैच मेडिकल के साथ में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। योगेश जी, उसके अलावा अगर बात करें हम और सेक्टरों की या फिर फार्मा सेक्टर की, फार्मा सेक्टर में कई तरह की इंपोर्ट की ड्यूटियां जो है उसमें छूट दी गई है। बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि जो भी हरित एनर्जी, जो कैसे ग्रीन एनर्जी है, उसको बढ़ावा देने के लिए 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट, उसके लिए तकरीबन मैं इसी पर आता हूं विकास की। राजस्थान बड़ा सेक्टर है एनर्जी को लेकर, खासतौर से सोलर एनर्जी को लेकर, विंड एनर्जी को लेकर। क्या लगता है कि जब देश में
इस तरह की एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है केंद्रीय सरकार से, राजस्थान पर कितना असर होगा? देखिए, राजस्थान जो है, अगर बात करें पूरे देश भर के अंदर, तो एक रोल मॉडल है और साथ में एक अग्रणी स्टेट है, चाहे वो बात करें ग्रीन एनर्जी की, चाहे वो सोलर की बात करें, चाहे वो विंड की बात करें। और उस दिशा में लगातार जो परियोजनाएं आ रही है वो राजस्थान और गुजरात दो को फोकस करते हुए आ रही है। अभी जो घोषणा की गई उसमें बात करें अगर कंप्रेस बायोगैस प्लांट की, तो 10,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। इसकी 200 प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है आज, पैन कार्ड। देखो, आम आदमी से जुड़ने की बात है। हिंदुस्तान में जब से मोदी सरकार आई है तब से केवाईसी पे फोकस किया गया है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की बात हो, चाहे वो किसी भी स्कीम्स के साथ जुड़ने की बात हो, हर जगह उपभोक्ता को जाने केवाईसी बहुत जरूरी है। और उस केवाईसी में कई तरह की पेचीदगी थी, उसको सरल करने के लिए बड़ी घोषणा की गई कि पैन कार्ड जो है उसको पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि बहुत बड़ी घोषणा कह सकते हैं। उसके साथ में अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा के दो बड़े अहम फैसले थे कि योगी जी आज बजट पेश किया गया था। देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज पहला ऐसा मौका था जब बजट पर साइन करने वाली भी महिला और बजट पेश करने वाली महिला, और उन दोनों को ध्यान में रखते हुए आज जो घोषणा की गई है, आप देखिए, महिला सम्मान बचत घोषणा की गई, जिसमें कि 2 लाख की अगर सेविंग की जाती है तो उस पर जो बजट 7.5% उनकी ब्याज जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की, जो 15 लाख का स्लैब था कि 15 लाख का स्लैब होने पर उनको बचत योजना में फायदा मिलता था, उसको बढ़ा के 30 लाख, यानी कि बुजुर्गों को जो अपनी पेंशन का पैसा मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उसकी सेविंग करते हैं तो उनके एक अच्छा अमाउंट ब्याज के रूप में मिले, उसको दायरा बढ़ाया गया। चलिए हम बात करेंगे, एक बार हम ऋतुराज जी के पास जाते हैं, जो हमारे खास तौर पर सेक्टर हो, वो तमाम सेक्टर, उसमें कहीं फायदा भी नजर आ रहा है तो और दूसरे तरह से कहीं पर लोग खुश सबसे ज्यादा तो इनकम टैक्स से नजर आ रहे हैं। आयुषी, योगेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जो विशेष चर्चा है, जो बजट का विश्लेषण हमारे सभी सहयोगी कर रहे हैं, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। बजट के ऊपर फर्स्ट इंडिया की महाकवरेज बजट ब्रह्मास्त्र लगातार जारी है। और क्योंकि अब देखिए निर्मला सीतारमण बजट पेश कर चुकी हैं, तो अब लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी रहेगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग मांगे थी। तो अब देखना होगा कि वो सभी मांगे पूरी हो पाई है, अपेक्षाओं पे जो ये बजट है वो उतर पाया है या फिर नहीं। और इसीलिए लगातार आपको हमारे सहयोगी हो या फिर वो लोग जो इंतजार कर रहे थे इस बजट का, अब वो इंतजार खत्म होने के बाद क्या रिएक्शंस दे रहे हैं ये बता रहे हैं। और अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं, राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्योंकि यहाँ जयपुर में तो हमने बहुत सारे रिएक्शंस जाने, हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, जोधपुर वासियों का क्या कुछ कहना है, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां से किस तरह के रिएक्शंस हैं? देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहूँगा, पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है कि इस साल इलेक्शंस होने हैं और इस बजट के बाद स्टेट का बजट भी आना है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल बजट कहा जा सकता है, लेकिन राजस्थान का जो जोधपुर है वो मुख्यालय, 33 विधायक और यहाँ से 5 सांसद अगर संभाग से बात करें, आम जनता वेट करती है इसका। इस वक्त मतलब उद्योगपति भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, आम व्यक्ति भी जरा बात कर लेते हैं। हम इस वक्त शास्त्री के चौराहे पर खड़े हैं, जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक जो गृहिणी है वो अपने घर की वित्त मंत्री हुई, तो जरा बात कर लेते हैं, कैसे इस बजट को आप देखते हैं, महिला हैं? ऑल थैंक्स टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, जो उन्होंने बहुत अच्छा बजट निकाला है हमारे, स्पेशली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारा टैक्स बेनिफिट हम देखते हैं, तो उन्होंने टैक्स छूट बढ़ा के 5 लाख से 7 लाख कर दिए, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे इंडिविजुअल पर्सनस के लिए। और सबसे अच्छी बात ये सरचार्ज, इसके साथ साथ सरचार्ज में भी हमें बेनिफिट्स मिला है, जो 37% था लास्ट ईयर और इस साल वो घट के 25% हो गया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है टैक्स पेयर्स के लिए। और सिर्फ इन्होंने एक टैक्स बेनिफिट्स ही नहीं, हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी उनको भी ध्यान रखते हुए उनके लिए भी सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम है, उसको भी, उसमें एक लिमिट थी 4.5 लाख की, जो बढ़ा के उन्होंने 9 लाख कर दी है, जो एक उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे वो खुद एक महिला है तो वो महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी बेनिफिट्स निकाले हैं। ग्रीन कार्ड, जल्दी ग्रीन कार्ड का नोटिफाइड होगा, वो भी, इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। और देखते हैं कैसे मानते हैं इस बजट को आप? सबसे पहले तो मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जिस तरह से ये बजट 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हुए बनाया है, और इसमें हर एक वर्ग, चाहे कृषि वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मिडिल मैन हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो हमारे, या इंडस्ट्रियल हो,
व्यवसायी हो, गृहिणियाँ हो, हर एक को देखते हुए ये बजट निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। मैं बात करूं टूरिज्म से लेकर तो 50 एयरपोर्ट्स के निर्माण की बात की जा रही है, जो निश्चित रूप से एक लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों के लिए, जैसा कि अभी कहा गया, 4.5 लाख से 9 लाख रुपए सेविंग अकाउंट्स में, उनके लिए ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छी स्कीम है। और साथ ही साथ में टैक्सेशन को लेके 5 लाख की जगह 7 लाख तक को इनकम टैक्स जो है वो आपको नहीं भरना। और युवाओं के लिए निश्चित रूप से सिगरेट पर 16% टैक्स को बढ़ाया है। इसका निश्चित रूप से सरकार यही चाहती है कि धूम्रपान जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसमें निश्चित रूप से कमी आए। तो मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छा बजट है, काफ़ी आशावादी बजट है। और आगे जैसा कि बजट पूर्व होने में आएगा, मुझे लगता है देश के अंदर बहुत से अच्छे चेंजेस आएंगे। आपको लगता है कि खूब सारा जिस तरीके से रेलवे में अच्छा सा बजट दिया गया, रेलवे की व्यवस्था सुधरेंगी? जरूर सुधरेंगी सर, क्यों नहीं सुधरेगी। आज जब से मोदी सरकार आई है, तब से हर चीज़ के अंदर आप चाहे कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, हर जगह पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो डेफिनेटली इस बजट से भी जो चीज़ें रह गई थी, जो चीज़ें सरकार की नज़रों में नहीं आई थी, उन चीज़ों में भी अब इम्प्रूवमेंट होगा। हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई, कैसा मानते हैं इस बजट को? जी बहुत बढ़िया, हम अपने नए जो आयाम है वो हासिल करेंगे और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। हमें इससे आने बहुत से फ़ायदे होंगे। और जो सब लोग बोल रहे हैं कि जो 7 लाख से कम है उस पर टैक्स नहीं देना, तो ये मीडियम फैमिली के एक बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक अपना व्यू इसलिए दे सकती है क्योंकि जिस तरीके से हर व्यक्ति हर वक्त से जब आता है तो समझा जा सकता है कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है। और ऐसे में हर कोई व्यक्ति इस बजट की इसलिए भी तारीफ कर रहा है कि हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। राजीव, देखिए समझा जा सकता है कि भले राजनीतिक बजट इसको बताया जा रहा हो, पर लोगों की प्रतिक्रिया से लग रहा है कहीं ना कहीं फायदेमंद भी साबित हो रहा है। तो देखिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कोटा से हमारे सहयोगी भी भवरेश चारण भी समय जुड़ चुके हैं। भवरेश, देखिए आपसे बात करते हैं। सुबह भी हमने बातचीत की थी बजट आने से पहले, जहां पर लोगों की काफी समस्याएं थी और काफी आस लगाई जा रही थी बजट को लेकर। क्या वो आस पूरी हुई है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का पिटारा खुल चुका है। मैं कोटा के लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 50 नए एयरपोर्ट की घोषणा हुई है और कोटा के लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इसमें कोटा में नए एयरपोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल होगा। लेकिन इसके अलावा और किस तरह की बजट की प्रतिक्रियाएं, ये मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शुरुआत महिला शक्ति से, और क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी एक महिला है, एक महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, इस पर एक महिला की क्या प्रतिक्रिया? बजट को देखते हुए लग रहा है कि जैसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कलर्ड होती जा रही है, तो बजट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें इंडिया एक बदलाव, एक मजबूत कड़ी की ओर मुड़ रहा है। जैसे क्लीनलीनेस, एग्रीकल्चर है और डिजिटल इंडिया पे काफ़ी काम किया गया है। देखने वाली बात बस ये है कि डिजिटल विमेन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए क्या योजना बनाई जा रही है और उसके लिए क्या बजट रखा जा रहा है। और जहाँ तक हमारे शहर का सवाल है, कोटा में एयरपोर्ट आने की संभावना, क्योंकि 50 नए एयरपोर्ट की संभावना है। राकेश जी, कोटा और हाड़ौती की झोली में क्या आया, क्या उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें बजट पूरी कर पाया? कोटा के एक आम आदमी की मांग थी, चाहे वो जीवन में सफ़र करे या नहीं करे, चाहे ठेले वाला हो, रिक्शे वाला हो, रेडी वाला हो, उसकी भी इच्छा थी कोटा में एयरपोर्ट होना चाहिए। और लगता है इस बजट से वो मांग हमारी पूरी हो रही है। कोटा का जो सपना था, जिसे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने देखा था, वो हमारे सामने शीघ्र ही पूरा होगा और कोटा में जल्दी एयरपोर्ट की स्थापना होगी। साथ ही इस बजट में सबसे ज़्यादा जो लाभ दिया गया कि आम आदमी को लेकर बजट आया है, जिसमें आम आदमी की इच्छा थी कि 5 लाख की आय जो थी उस पर उसके बाद टैक्स लग जाता था, उसको 7 लाख किया गया है। इससे एक आम आदमी, वेतनभोगी, दिनचर्या करने वाला आदमी, उसको लाभ मिला है। साथ ही सबसे बड़ी जो चीज़ थी, हमारे हाड़ौती में मोटा अनाज बहुत होता है, उसके लिए मिलेट्स ऑफ द ईयर के साथ में इसको मिलेट्स आयोग का गठन किया गया। वो हमारे मील का पत्थर साबित होगा। उससे हमारे किसान की जो उत्पादकता है, उसकी आत्मक्षमता है, उसका जो पैसे की कमाने की क्षमता है वो बढ़ेगी और वो आत्मनिर्भर होगा। और उसका आत्मनिर्भर होने से गांव में जो स्थापना हो रही थी, लोगों की शहर में आ रहे थे गाँव से पलायन करके, वो गाँव में रुकेंगे। बड़ी बात की पलायन रुकेगा, खेती किसानी बेहतर होगी। सबसे बड़ी बात, कोटा का एयरपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन लघु उद्यमी इस बजट में क्या कुछ तलाश रहा है अपने लिए? इसमें लघु उद्योग के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है कि सबसे पहले सरकार ने 1% टैक्स में राहत दी है एमएसएमई सेक्टर को। दूसरा,
कोविड में जो एमएसएमई सेक्टर डाउन हो गए थे उनके लिए बहुत बड़ी वित्तीय सहायता गवर्नमेंट दे दी है प्रधानमंत्री राहत कोष से। और तीसरा एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो एमएसएमई इंडस्ट्री किसी कारण से बंद हो गई थी उसको वापस रिवाइव करने के लिए भी बहुत बड़ा बजट दिया है। और इस प्रकार एमएसएमई के लिए ये सेक्टर मतलब ये वाला बजट बहुत ही खुशनुमा बजट है। तो सब कुछ अच्छा है बजट में, या कुछ ऐसा भी है जो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाया? बजट में बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है। बजट घरेलू उत्पाद के लिए बहुत अच्छा है। इंपोर्ट ड्यूटी तो इन्होंने बढ़ा दी, इससे घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। लेकिन चूंकि मैं कोटा का वासी हूँ, कोटा स्टोन के लिए फेमस है। कोटा स्टोन जो अभी कुछ दिनों से 6 महीने से एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने कोई स्कीम्स नहीं दी है कि जिससे इसका उत्पाद बढ़े। बस हम तो ये कोटा वाले हैं, कोटा साड़ी, कोटा स्टोन, जो कोटा का बेसिक है, कोटा कोचिंग, उसके लिए बहुत कुछ बजट में नहीं आया है। तो ऐसी हमारी आशा है कि आगे उसके लिए कुछ मिले। बहुत कुछ आया, बहुत कुछ नहीं आया, क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक किसी भी इंसान का काम होता है वो दो ही काम करता है, या तो खर्चा करता है या फिर बचत करता है। यदि खर्चा करता है तो ये बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट भी अपना खर्चा बढ़ा रही है। कैपेक्स 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है जो आज तक का हाईएस्ट है। उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट 5.9% पे लिया है और टारगेट लेके चल रहे हैं कि 4.5% फिस्कल डेफिसिट कर देगा। और जबकि टैक्सेशन में सब जगह राहत दी है, तो इससे बढ़िया बजट तो हो नहीं सकता कि खर्चा तो कम कर रही है और नुकसान भी कम हो रहा है और टैक्स भी कम ले रहा है, उसके बाद भी जनरल रेवेन्यू बढ़ रही है। रीज़न है कि कंप्लायंस बहुत अच्छी हो रही है और रिकवरी अच्छी हो रही है। शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता। बढ़िया बजट हो नहीं सकता तो क्या माने, चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है? सर, पूर्ण रूप से चुनावी बजट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बजट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत कुछ इस बजट में है। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा पैकेज वगैरह सब दिया है। और मुझे उम्मीद है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मोबाइल सस्ते होना, ये सब प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। और हमारा जो भारत है, भारत की इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन की तरफ वापस जा रही है। राकेश जी, अगर मैं मार्किंग भी आपको कहूँ देने के लिए, तो 10 में से कितने अंक ये बजट पाता है? मैं तो चलो ठीक है कि मेरा माइंड सेट बीजेपी की तरफ है, मैं तो 10 में से 10 दूंगा। पर एक आम आदमी से अगर हम पूछेंगे, अगर वो इसका विश्लेषण करेगा तो वो भी इस बजट को 10 में से 10 नंबर ही देगा। तो देखिए, 10 में से 10 शायद इसका कारण खबर ये भी है कि इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है, राहत जो दी गई है, और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही थी, युवाओं को वो एंटरप्रेन्योर बने, आगे बढ़ें और अपना स्टार्टअप शुरू करें। ये एक पहल की गई है, एक शुरुआत की गई है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी सरकार जो है, केंद्र सरकार पहले भी शुरुआत करती रही है, पहल करती रही है। शुभम का रुख कर लेते हैं अजमेर का। शुभम, वहां अगर युवा हो तो उनसे जरा बात कीजिएगा, क्योंकि युवा रोजगार को लेकर बड़े परेशान, लेकिन अब जब स्टार्टअप्स की बात होती है, उनको कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है, कैसे वो इसको देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें बजट की तो आप सुबह से ही फर्स्ट इंडिया के ऊपर लोगों की टेक्निक लगी हुई है कि किस तरीके से बजट आ रहा है। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो क्या क्या चीज़ों की घोषणा कर रही है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया पर ही पूरा जो है, यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, वो इसको देख रहे हैं। हम बात करते हैं, आप एक युवा भी हैं, अधिवक्ता भी है, किस तरीके से देखते हैं बजट को आज के? निश्चित रूप से अमृतकाल का ये अमृत बरसाने वाला बजट है। ये एक ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है, सर्वहिताय सर्वहितैषी बजट है। रेलवे के सेक्टर के अंदर जो बड़ी घोषणा हुई है, मतलब ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा रेलवे को बजट देने वाला है। ये रेलवे से केवल रेलवे को लाभ नहीं होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हर वर्ग को मिलता है। युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना रही है और यहाँ तक कि आदिवासियों को भी टच किया गया है। 48,800 नए टीचर्स की भर्ती की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी की एक बड़ी घोषणा की गई है। टीवी, मोबाइल और ये सारी चीजें सस्ती होगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती होगी, जिसका लाभ हर वर्ग को मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंदर जो 1,000 रुपए मिलते थे 60,000 के बाद में, उसको बढ़ा के 5,000 तक करने की स्कीम की गई है। श्री अन्न योजना के माध्यम से जिस प्रकार से जो बड़े मोटे अनाज है उसके अंदर कहीं ना कहीं राहत देने की मिली। किसानों को बड़ा लाभ मिला है। जो किसान ऋण योजना थी उसके 20 लाख करोड़ रुपए की उसके अंदर घोषणा की है। जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसके अंदर 66% की बढ़ोतरी की है। इस प्रकार से एक संक्षिप्त में कह सकता हूं कि सर्वहिताय सर्वविशेषी बजट है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो हमारे साथ नगर निगम के उप महापौर भी हैं, किस तरीके से देखते हैं बजट को? आज एक बड़ा बजट आया है, तो किस नजरिए से बजट को देखते हैं? आम जन के लिए जनहितैषी बजट, और इस बजट में मेरा इतना ही कहना है, युवा, महिला, किसान, वेतनभोगी, नौकरी पेशा, आदिवासी, सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है
जिस प्रकार से इनकम टैक्स के स्लैब में चेंजेस किए गए हैं, 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं देना है, ये इसमें घोषणा की गई है। जिस प्रकार से जो मोटा अनाज है उसके लिए अलग से श्री अन्न योजना की घोषणा की गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ का नया प्रावधान करके 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया गया है। जिस प्रकार से सड़कों के लिए, यातायात के लिए, रेलवे के लिए जिस प्रकार घोषणा हुई है, और महिलाओं को 2 लाख तक की सेविंग का जो घोषणा हुई है, वो अपने आप में बड़ा प्रमाण है इस सरकार का जनहितैषी होने का, स्पर्शी होने का, जनहित के काम को करने का। और ये अमृत काल का बजट है। अमृत काल में अमृत के बूंदे हर व्यक्ति तक पहुंचे, आम जन तक पहुंचे, इस प्रकार का प्रयास इस बजट में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है। निश्चित रूप से इस बजट से देश की प्रगति को और 4 चांद लगेंगे और उसकी गति बढ़ेगी, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल के बाद इस प्रकार का सर्वहितैषी बजट आया है, जो कि नर्सिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में हर जगह उत्तरोत्तर वृद्धि की बात करता है, युवाओं को रोजगार की बात करता है। प्रधानमंत्री जो PMKY योजना है उसमें जिस प्रकार जो रिलीफ दी गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिस प्रकार 79,000 करोड़ रुपए और जोड़े गए हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर लगता है कि ये बजट निश्चित रूप से इस देश के लिए, समाज के लिए, आम जन के लिए उनके हितैषी बजट है। और जिस प्रकार की छूट इस प्रकार दी गई है इलेक्ट्रिक आइटम्स में और इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं उनको लेकर के जो बढ़ाने की बात की गई है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो छूट दी गई है, ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए और समाज के लिए सर्वहितैषी बजट है। अगर अंक देने की बात करें तो उस बजट को कितने अंक में? 10 आउट ऑफ 10, 100 में से 100 नंबर में इसमें दूंगा। हाँ, नगर निगम का, क्योंकि मैं उपमहापौर हूं और नगर निगम को बॉन्ड जारी करने का जो एक नया अद्भुत निर्णय जो हुआ है, वो अपने आप में उनके डेवलपमेंट के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए करने के लिए जो धन संग्रह करने की बात करनी है, या जो बॉन्ड जारी करके आम जन के लिए कामों को बढ़ाने के लिए, अपने शहर को और विकसित करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, शहर बनाने के लिए जो प्रयास किया गया, वो अपने आप में अतुलनीय है। तो जैसा आपने जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं बजट को लेकर के सॉन्ग दिए हैं, उप महापौर नीरज जैन भी मौजूद थे, कुछ युवा भी मौजूद थे और लगातार फर्स्ट इंडिया बिल्कुल देखिए शुभम, फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज बजट ब्रह्मास्त्र इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर बजट पर लगातार चर्चा जारी है और ये बजट किन किन लोगों को पसंद आ रहा है और फायदेमंद हो रहा है, ये चर्चाएं भी हम लगातार कर रहे हैं। उदयपुर के से एक बार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, रवि हमारे साथ में। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट से लेकर उदयपुर की क्या कुछ मांगे थी और क्या वो मांगे पूरी हो पाई है या फिर नहीं? बिल्कुल, आम बजट में कितनी मांगे पूरी हुई, कितनी उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है, इसको लेकर उदयपुर के जो आम नुमाइंदे हैं और इसके अलावा बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो मेरे साथ में है। सबसे पहले रिएक्शन ले लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, क्या कहना है, किस तरीके से आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है नहीं ये बजट? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ भी धोखा किया है। आज से 10 साल पूर्व जिन्होंने वादा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, दोनों प्रमुख बातें मुझे धरातल पर शून्य नजर आती है। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, रोजगार नहीं, कारोबार नहीं, आमदनी नहीं, बजट नहीं, बस झूठा प्रचार, मीडिया बनने का माध्यम और जनता को गुमराह करने का प्रयास। किसान पर कर्जा, युवाओं पर बेरोजगारी, मजदूरों पर बेकारी और जनता पर महंगाई की मार। इवन किसानों की MSP भी नहीं बढ़ी और मुझे लगता है कि पूरी तरह चुनावी बजट। बिल्कुल, देखिए ये अपनी अपनी राय हो सकती है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कितना खरा उतरा है आपकी उम्मीदों पर बजट? जी रवि जी, ये बजट वास्तविकता में ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही विकासोन्मुख बजट है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पिछले 9 वर्षों में हम अर्थव्यवस्था में 10वें पायदान पे थे, हम 5वें पायदान पे पहुंच गए, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, 5 लाख के स्लैब को 7 लाख रुपए तक किया है। यह वास्तविकता में वित्त मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार बनता है। मोटे अनाज के लिए माननीय मोदी जी लंबे समय से कह रहे हैं कि मोटे अनाज को बढ़ावा देना है, उसको बढ़ावा देना। और रोजगार की जो बात है, जैसे मेरे साथी कह रहे थे, तो रोजगार के लिए 38,500 जो ट्राइबल रोजगार है उसको बढ़ाकर 3.5 लाख किया है पूरे देश में। ये बहुत ही जबरदस्त, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बजट। उदयपुर जो है पर्यटन नगरी है, पर्यटकों से यहाँ का व्यवसाय जो है काफी फलता फूलता है। मेरे साथ में पर्यटन से जुड़े हुए भी एक शख्स हैं। राजेश जी, आपका क्या कहना है, कितना बजट आपके लिहाज से अच्छा साबित हुआ है?
ये बहुत ही अच्छा बजट साबित हुआ है। पर्यटन के लिए भी पब्लिक पार्टनरशिप पैटर्न पर व्यवस्था लागू की जा रही है। जैसा बजट प्रावधान किया है, अगर वो व्यवस्था लागू की जाती है तो प्राइवेट लोगों को भी गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने का अवसर मिलेगा निश्चय ही। और इनकम टैक्स छूट की जो सीमा काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, वो उसको पूरा किया गया है। प्लस जो बड़ी कंपनियों, कॉर्पोरेट कंपनी जो सरचार्ज लगता था, उसको भी रिड्यूस किया गया है। ये वाकई में बजट के लिए बहुत अच्छे लोगों के लिए, जो बिजनेस के लोगों के लिए फायदेमंद है। वो इनकम जो 30% का जो स्लैब था, वो 15 लाख से ऊपर किया गया, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए अपनी अपनी मांगे होती हैं, अपना अपना विचार, अपने अपने जो एक तरीके से कहें आकांक्षाएं होती हैं। तो बजट जो है काफ़ी हद तक अलग अलग लिहाज से देखें, जैसा यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों ने कहा। आपका क्या कहना है, आपके लिहाज से बजट कितना सटीक और अच्छा साबित हुआ है या फिर कहीं कुछ कमी रह गई है? बजट बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है सर। इसको देखते हुए मार्केट में बहुत पॉजिटिविटी तरफ फ्लो जा रहा है। और सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, जो भी टैक्स लेस बढ़ाए मध्यम वर्ग के लिए और सैलरी क्लास के लिए, बहुत पॉजिटिवली देखा जाएगा इसको। और सरकार की जो कोई बात नहीं, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्लैब में जो कटौती की है, स्लैब माफ कीजिएगा, जो स्लैब को बढ़ाया है, उससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग जो है, नई कर व्यवस्था जो लागू की है, इनकम टैक्स में राहत दी गई है, वो बड़ा लोगों के लिए खुशी का चेहरा जो है, स्माइल जो है वो नजर आ रही है। और अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो IMF भी कह रहा है कि तेजी से अर्थव्यवस्था, रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। हमारे साथ योगेश जी भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, तमाम सहयोगी आपके साथ मौजूद हैं और इस पर पहले भी चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि किस तरह का ये बजट है। अलग अलग सेक्टर जब होते हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें खुलकर ये बताया नहीं गया, जैसे रेलवे में ये नहीं बताया गया कि कहां कहां पर खर्च होगा, लेकिन एक बड़ा बजट जो है वो रेलवे को दिया गया, अब तक का बड़ा बजट बताया जा रहा है। ऐसे ही तमाम और सेक्टर हैं। अब इस पर आपसे जानना चाहेंगे, तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे। ओवर टू यू। देखिए, निर्मला सीतारमण के बही खाते से जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग बजट की सौगातें आई हैं, उन पर हमारे एक एक रिपोर्टर्स की पैनी नजरें गड़ी हैं। ऋतुराज शर्मा के पास हम चलते हैं, जो सीनियर मोस्ट हमारे संवाददाता हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्या कहेंगे? सचिवालय को आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर अभी इस वक्त राजस्थान सरकार के बजट की तैयारी शुरू हो चुकी है और पूरी तरह कहा जा सकता है कि वो बजट जिसे जादूगर का बजट कहा जा सकता है वो आने वाला है। लेकिन इस बजट को लेकर क्या आपकी ओपिनियन है? देखिए, जो मेरी मुख्य तौर पे कई बातें हो चुकी हैं, सारगर्भित रूप से अगर बात कहें तो यह एक चौथे साल का जो बजट है वो अपनी इमेज को एक तरह से बदलने का बजट है, क्योंकि जो सामाजिक कल्याण की योजना हैं उस पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है बाकायदा। जैसे कि मुफ्त गेहूं की योजना है, उसको बढ़ा दिया गया है उसकी, और जो वृद्धावस्था में जो जमा पूंजी है उसमें भी काफ़ी हद तक ब्याज दर को सुधार किया गया। तो पहले दो विचारधारा यहाँ पर देश में हमेशा एक तरह से टकराव देखने को मिलता है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को लेकर कई बार नरेंद्र मोदी टिप्पणी कर चुके हैं, और अब इस बार के बजट में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रैक चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पॉपुलिस्टिक बजट भी बनाने की कोशिश की गई है इसको, और दूसरी तरफ जो आगे के 10 साल के जो विजन है उसको बजट में तस्वीर एक दिखाने की कोशिश यहाँ पर देखी जा सकती है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बात जो बार बार कांग्रेस कहती रही है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो आर्थिक रूप से देश के आम आदमी की बाइंग कैपेसिटी खत्म हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको नुकसान पहुंचा है, और कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर केंद्र की सरकार पर आरोप लगते रहे कि जो पूंजीपति हैं वो और अधिक पूंजीपति हो रहे हैं, या जो अमीर है वो और अधिक अमीर हो रहा है, गरीब और अधिक गरीब हो रहा है। तो ये जो बजट है, क्या वो समानता लाने का प्रयास करेगा, जिसको लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे? देखिए, इस बजट में यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने सालों में पहली बार यह कहते हुए कोई वित्त मंत्री सुनने को मिला है कि जब से जो बीजेपी समर्थित सरकार है कि हार्ड वर्किंग जो मिडिल क्लास है उसके बारे में बात कही गई है। तो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास को अब तक इग्नोर किया गया कहीं ना कहीं, या ये देख सकते हैं कि उसमें इतना फोकस नहीं किया गया। लेकिन इस बजट में युवाओं पर भी फोकस है, हार्ड वर्किंग जो मिडिल क्लास है, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने कहा, उस पर भी फोकस करने की कोशिश की गई है। तो ये कहीं ना कहीं इमेज बदलने की वाला बजट है। चलिए बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। उधर मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कमलकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, और अभिषेक श्रीवास्तव के पास आऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है
हाउसिंग का सेक्टर है, अर्बन डेवलपमेंट की बात की जाए, शहरी विकास एक बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में बड़ा काम किया है। हरदीप पुरी जो एक खुद ब्यूरोक्रेट रहे और एक बड़े कहा जा सकता है इस बारे में उन्होंने बड़े पहल की, उनको मंत्री बना रखा है। क्या लगता है निर्मला सीतारमण का बजट शहरी ढांचे के लिए किस तरह मजबूती लाएगा? देखिए योगेश, जब निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया तो उन्होंने पेश करते समय बताया कि उनके बजट के 7 मुख्य आधार क्या है। तो उसमें जो एक आधार ये भी था कि बुनियादी ढांचा और बुनियादी ढांचे का विकास और निवेश। तो बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए जो 50 एयरपोर्ट्स हैं, जो एरोड्रम्स हैं, जो वाटर एरोड्रम्स हैं और जो हेलीपोर्ट्स हैं, इनके कायाकल्प के लिए रखे गए हैं। और अगर हाउसिंग की हम बात करें, पीएम आवास योजना का जो बजट है वो 66% बढ़ाकर 79,000 किया गया। ये जो पीएम आवास योजना है इसमें अब तक 3 करोड़ जो गरीब हैं उनको उनका खुद का घर जो है मिला है, उनको अपने छत मिली है। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बड़ी घोषणा थी पीएम की और ये मुझे ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी घोषणा भी थी कि हर व्यक्ति को उसकी छत मिले। क्या लगता है कहां तक ये सफल रही और अब इस नए बजट में क्या अपेक्षा है? देखिए बताया जाता है कि जो 2022 तक का जो लक्ष्य था कि 2 करोड़ जो है परिवार है उनको उनका घर दिया जाए। अनुमान ये जताया जा रहा है कि 3 करोड़ गरीब परिवारों को दे दिया गया और जिस तरह से इसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता को देखते हुए इसमें जो है मद बढ़ाया गया है, 66% बढ़ा के इसको 79,000 किया गया। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये बड़ी फ्लेक्सिबल है। अगर किसी को घर खरीदना है तो उसको 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलते हैं। अगर वो हाउसिंग लोन लेता है तो उसको 2.5% तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा अगर उसको घर बनाना है, अभी ऋतुराज ने कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी ताकत दी है, तो मध्यम वर्ग क्या और जो निचला तबका है क्या घर की खरीदने की अपेक्षाएं इस बजट से पूरी हो पाएंगी? आशियाना मिलेगा? बिल्कुल। 2019 के अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो उन चुनाव में ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी ये भी एक तरह से गेम चेंजर थी, क्योंकि उस समय जो मिडिल क्लास है जिसकी आय 12 लाख या उससे भी ज्यादा है तो उस तक को उसमें टारगेट किया गया था। उसमें उस समय ये भी कहा था कि 50 लाख या 40 लाख तक के जो मकान अगर कोई खरीदता है तो उस पर अगर बैंकिंग जो लोन लेता है उसमें जो है 2.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। तो उससे मिडिल क्लास पे ये इम्पैक्ट आया कि जो वो उनकी जो जो रीपेइंग जो कैपेसिटी थी उसमें बढ़ोतरी हुई और वो आसानी से कम ब्याज पर इनको। अब हमारे साथ काशीराम चौधरी हम बात करेंगे। काशी, क्योंकि रेल को लेकर बहुत उम्मीद है राजस्थान में, राजस्थान का बड़ा सेक्टर है। हम वागड़ की बात कर ले, बांसवाड़ा डूंगरपुर का इलाका जो रेल को लेकर आज भी अधूरा है, वहाँ रेल का सपना है। टोंक जो कि बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा कहा जा सकता है एक उस ज़िले की 30 दशक पुरानी मांग। क्या कहेंगे आपकी इन तमाम जो डिमांड्स है राजस्थान के, रेलवे को लेकर हो चाहे सड़क परियोजनाओं को लेकर हो, कितना मजबूती इस बजट से इन योजनाओं को मिलेगी या कोई सपना जिन इलाकों का था बरसों से वो पूरा होगा? जी योगेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इस बार जो आउटले है यानी कुल बजट है रेलवे का वो 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि यूपीए शासन की अगर हम बात करें आज से 9 साल पहले तो वो 45 से 50,000 करोड़ होता था, यानी करीब 8 से 9 गुना तक बजट बढ़ गया है। तो एक बड़ी बात है कि रेलवे जो परियोजनाएं हैं और करीब 50 परियोजनाओं को शुरू करने की नई बात की गई है, तो परियोजनाओं के लिए पर्याप्त फंड मिलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है। राजस्थान की अगर हम खासतौर पर बात करें तो रतलाम से डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो रेल लाइन थी उस रेल लाइन को शुरू हुए जो घोषणा हुई थी आज से 15 साल पहले परियोजना घोषित हुई, लेकिन पूरी अभी तक नहीं हो सकी है। और उसके भी जो रेल मंत्रालय है या राज्य केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि राज्य इसमें बराबर सहयोग नहीं कर रहा है। कई जगह जमीन का मामला अटका हुआ है, कहीं फंड को लेकर बात अटकी हुई, क्योंकि केंद्र के साथ और राज्य को मिलाकर के फंड इसमें देना है। इसी तरह से टोंक की अगर हम बात करें, राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ आज तक रेल कभी चली नहीं है, लोगों ने रेल देखी नहीं है, तो वो जिला भी अभी तक महरूम है रेल से। और पिछले बजट में अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल लाइन की घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो रेल प्रोजेक्ट भी रेल मंत्री हमारे यहीं से हैं, अश्विनी वैष्णव, वो राजस्थान से ताल्लुक। क्या उम्मीद की जानी चाहिए थी, क्या उम्मीदें थी वो पूरी हो पाएंगी? देखिए अश्विनी वैष्णव खुद इसका खुलासा करेंगे। आज शाम को 4:15 बजे वो मीडिया से रूबरू होंगे और तब बताएंगे कि क्या उम्मीदें पूरी करने जा रहे हैं राजस्थान के लिए। पिछले रेल मंत्री थे राजस्थान से सीपी जोशी थे, जो आज तत्काल विधानसभा अध्यक्ष हैं आज। उनके काल में भीलवाड़ा में एक मेमू कोच फैक्ट्री की घोषणा हुई थी, जो कि एक बड़ी घोषणा थी। और अगर वो फैक्ट्री लगती यहाँ पर मेमू कोच की तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, राजस्थान के लोगों को। वो अभी तक घोषणा पूरी नहीं हुई है। हालांकि इस बार चूंकि बजट बढ़ा है और राजस्थान में अब खासतौर पर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस
फोकस किया जा रहा है। और रेलवे के जो तमाम प्रोजेक्ट थे जिनका कि दोहरीकरण होना था या आमान परिवर्तन होना था, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। तो राजस्थान में फंड बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और वो फंड बढ़ने की वजह से जो परियोजना है उनको काम तेजी से पूरा हुआ है, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो चला है राजस्थान में, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। कुछ राजनीतिक बयानबाजी या राजनीतिक पुट भी बीच बीच में कहीं नजर आया निर्मला सीतारमण की स्पीच के दौरान। एक ऐसी बात उन्होंने बात कर रहे थे ओल्ड व्हीकल्स को लेकर, लेकिन वो बात कहीं और चली गई और टंग ऑफ स्लिप कह सकते हैं निर्मला सीतारमण का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत चर्चा है कि जो बुजुर्ग जो नेता है उनको रिटायर किया जाएगा, उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो क्या कहीं उससे जोड़कर देखा जा रहा है? कई बुजुर्ग हंसे संसद के अंदर इस पर। योगेश, भले ही जो आप कह सकते हैं कि जुबान फिसल गई हो, लेकिन उसके मायने अब राजनीति के गलियारों में निकाले जा रहे हैं। ओल्ड पोल्यूटेड व्हीकल को बाहर करने की वो बात कह रही थी, लेकिन उनसे ओल्ड